मंथन 2021 जारी है। इस मंच में इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान है। जितनी शांत और सौम्य वो दिखती हैं, उतनी ही पिछड़ों की प्रबल, प्रखर, बुलंद आवाज के तौर पर वो जानी जाती हैं। बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया, बहुत स्वागत है आपका मंथन में। शुक्रिया। बहुत बिजी और हेक्टिक शेड्यूल आपका चल रहा है। अभी आप मुझे बता रही थी, न सिर्फ आपके कंधों पर कमान है पूर्वांचल की और यूपी की आने वाले चुनाव के लिए, बल्कि आप एक बहुत अहम मंत्रालय संभाल रही हैं इस वक्त केंद्र में। तो कैसे मैनेज कर रही हैं ये सब? ये चुनावी वर्ष है, आप जानती हैं, और वैसे तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये कोई अलग स्केड्यूल नहीं है, क्योंकि हम दिन रात चलते रहते हैं अपने प्रदेश में। लेकिन हाँ, चुनावी वर्ष होने के नाते और साथ में मंत्रालय की भी दायित्व हैं, और मेरी अपनी पार्टी अपना दल के भी संगठन के कार्यक्रम है, मेरी अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर की भी प्रतिबद्धताएं हैं। तो उन सब के बीच में निश्चित रूप से दौड़ भाग बढ़ जाती है, लेकिन हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आदत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि मोदी जी के साथ जो भी मंत्री काम करते हैं, लोग काम करते हैं, उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, ये एक परंपरा तो शुरू की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि वो स्वयं भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, कई घंटे लगातार काम करते हैं, और हमारे जैसे युवाओं को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि अगर वो जिस एज ब्रैकेट में हैं, अगर वो इतना काम कर सकते हैं, तो हम तो यंगर लॉट हैं, हमें तो और काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इतना बड़ा देश है हमारा, 130 करोड़ की आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करना है, और विशेष तौर से लास्ट माइल डिलीवरी की जो हम बात करते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो अगर उस उद्देश्य से हमें काम करना है, तो हमें काम करने के घंटे तो बढ़ाने पड़ेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चुनाव की। 3 बार आप बीजेपी के साथ, आपकी पार्टी अपना दल एस जो है वो गठजोड़ में रही है, और आप कामयाब रहे हैं। इस बार फिर आप गठजोड़ में हैं, आप अब मंत्री भी हैं आप। लेकिन इस बार विपक्ष काफी लामबंद दिख रहा है, कई मुद्दे उठा रहा है, किसान का मुद्दा हो या फिर महिला सुरक्षा की बात करते हैं वो लोग, बेरोजगारी की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार चुनौती उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में जो आपका स्ट्रांग होल्ड है, थोड़ी ज्यादा है? नहीं, मुझे चुनौती तो नहीं लगती, क्योंकि देखिए, जहां तक विपक्ष के आरोपों का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विपक्ष जितना आक्रामक हो उतना अच्छा है लोकतंत्र की सेहत के लिए। तो विपक्ष यदि आक्रामक है, तो वो लोकतंत्र में अपने दायित्व का पालन कर रहा है। सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार से सवाल पूछना, ये उनकी जिम्मेदारी है, तो वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। रही बात हमारी, तो हमने 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में जो भी विकास के कार्य किए हैं, उसको लेकर हम निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि चाहे हमारी पार्टी हो, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो, सरकार की उपलब्धियां हो, हमें भी जनता के बीच में जाना है और विपक्ष को भी जाना है। तो असली फैसला जो होगा वो जनता के स्तर से आएगा। मुझे कोई चुनौती नहीं महसूस होती। मुझे लगता है कि जो विकास के कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता हमको आशीर्वाद फिर से देगी। सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की आपको क्या लगती है? मैं अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बात करूं, तो मुझे लगता है किसी भी जिले का, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग से आता हो, सबसे बड़ी आकांक्षा होती है कि विकास। और अगर विकास की दृष्टि से मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा विकास कार्य इन 4.5 वर्षों में हुआ। आप देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं एक उदाहरण दूं, तो हमारे यहाँ 1 एम्स हुआ करता था, 2 एम्स बने। इसके साथ मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। 59 मेडिकल कॉलेजेस हमने बना के खड़े कर दिए। 2017 से पहले देखिए 12 या 13 मेडिकल कॉलेजेस थे। हमारे यहाँ बड़ी तेजी से जो एक्सप्रेसवेज हैं, 4-5 एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने उसकी शुरुआत की। इसके साथ आयुष मिनिस्ट्री बन रही है, यूनिवर्सिटी बन रही है। तो हवाई अड्डे, नए 17 हवाई अड्डे बन रहे हैं। तो आप देखिए कि कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हर वर्ग की जो एक विकास को लेकर आकांक्षा होती है, वो पूरी हुई है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात भी होती है, और खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा की बात काफी
मुखर तरीके से विपक्ष उठाता है। अभी भी हम कांग्रेस से बात कर रहे थे और तमाम विपक्षी दलों से, वो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही उत्तर प्रदेश में। इस पर आपका क्या? कांग्रेस की सरकार जब देश में थी तब भी ये सवाल उठते थे, और हमारे देश के अंदर, देश में किसी की सरकार हो या राज्यों में, अलग अलग राज्यों में किसी पार्टी की सरकार हो, मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज या सरकारें होंगी जिनके सामने ये विषय चुनाव के समय नहीं आता होगा। हमारे देश के अंदर महिला सुरक्षा आज भी एक बहुत बड़ा विषय है, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर की भूमिका है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट ने इंश्योर करना है कि महिलाएं सुरक्षित हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सरकारों को और पॉलिटिकल पार्टीज को कटघरे में तो खड़ा करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर हम महिला सुरक्षा का एक और पहलू देखें, वो हमारे अपने कहते हैं सोशल माइंडसेट से जुड़ा हुआ। आपको लगता है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं आज की तारीख में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए हमें सोसाइटी के माइंडसेट्स बदलने पे काम करना है, और इसकी शुरुआत हम में से हर एक व्यक्ति को अपने अपने परिवार से करनी चाहिए। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं? सबकी भूमिका है इसमें आपकी, मेरी, सरकार की, सबकी भूमिका है, और विपक्ष की भी। लेकिन विपक्ष की भी भूमिका है, सबकी भूमिका है। मैं ये कह रही हूँ कि जिस समाज के बीच में से हम सब निकल के आ रहे हैं, चाहे मीडिया के लोग हों, पुलिस के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, नेता हो, सरकारें हों, उस समाज के माइंडसेट को जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये महिला सुरक्षा का सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने, हर राज्य सरकार के सामने और हर केंद्र सरकार के सामने आता रहेगा। महिला सुरक्षा के लिए व्यापक समाधान निकालना महिला है। सुरक्षा के लिए अनुप्रिया पटेल की क्या पहल होगी या रही है, या क्या किया है आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप सरकार का हिस्सा भी हैं, संगठन की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूं, तो मैं महिलाओं को अपनी पार्टी में बहुत भागीदारी देती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं जब सामाजिक मंचों पे आगे आएंगी तो वो एक ब्रॉड मैसेज देती हैं, और महिलाओं के प्रति जो एक अवधारणा है वो भी बदलती है। अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों की दृष्टि से बात करूं, तो उत्तर प्रदेश सरकार में महिलाओं के सशक्तिकरण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित करना हो, या कोई हेल्पलाइन बनाना हो, या जो सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर कन्या सुमंगला योजना से लेकर सामूहिक विवाह योजना जैसी योजनाएं हो, ये चलाई जा रही हैं, और हर सरकार योजनाएं चलाती है। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना के तहत जो लोन डिसबर्समेंट हुआ उसमें अधिकांश महिलाओं को हुआ। तो ऐसे तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण के कई पहलू होते हैं। आपको शैक्षणिक दृष्टि से भी करना है, आपको आर्थिक दृष्टि से भी करना है। विपक्ष को क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे? फिर विपक्ष क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहा इन कोशिशों से? आपने बहुत सारी विपक्ष संतुष्ट नहीं होगा। अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्ष का असंतुष्ट रहना जरूरी है, और सवाल उठाते रहना जरूरी है। इट कीप्स द डेमोक्रेसी डायनामिक एंड अलाइव। अच्छा, हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। किसान बहुत बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, कृषि कानून को लेकर बहुत विरोध, किसानों का आंदोलन पिछले 1 साल से। तो किसान के मुद्दे पे कहीं लगता है कि मार पड़ सकती है इस बार गठजोड़ को? देखिए, अगर मैं सरकार की मंशा की बात करूं, तो भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को लेकर कई फैसले किए हैं, क्योंकि मूल सोच यही है कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, ना प्रदेश समृद्ध हो सकता है, ना देश समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। और इसमें गन्ना किसानों के भुगतान से लेकर जो हमारी सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए तो केवल उत्तर प्रदेश के किसानों को दिए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक चलाए गए हैं। निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि कुछ हमारे ऐसे स्थान जरूर है जहां पे अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और मेरा अपना ये मानना है कि किसी भी लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान संवाद से ही निकलता है। अभी भी मैं इस बात की पक्षधर हूं कि अभी भी अगर कुछ उनके ऐसे मसले हैं जिसपे उन्हें लेकिन लगता चुनाव है सर पर है और नहीं हो रहा है, चुनाव सर पर है और संवाद कोई नतीजा नहीं ला पा रहा। नहीं, देखिए, आपको लग रहा है कि ये अहम वोटर जो है वो छिटक रहा है, चला जाएगा आपके हाथ से? लोकतंत्र में संवाद से बेहतर प्रक्रिया और कोई नहीं हो सकती। कभी कभी इसमें समय लग सकता है, कभी कभी संवाद कई बार टूटता भी है,
लेकिन किसी भी समस्या का समाधान संवाद ही होता है। लेकिन बड़े-बड़े देशों चुनाव के के बीच लिए में। ज्यादा समय नहीं है आपके पास। कोई बात नहीं, हम चुनाव को ही ध्यान में रखकर तो नहीं इतने बड़े देश की बात सोच सकते हैं। किसान का विषय किसी चुनाव से बहुत बड़ा है और मेरा ये मानना है कि चाहे भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, निरंतर ये प्रयास किया है कि ऐसे कार्यक्रम सरकार बनाए जिनसे किसानों का भला हो। और हमसे कमी हो भी सकती है और मुझे लगता है कि उसे सुधारने की हमारी मंशा भी है। किसान हम आपके साथ सुधारेंगे है, भी। लेकिन आप ये मानते हैं कि किसान आपके साथ मैं है? मानती हूँ गठजोड़ कि के साथ है। बहुत बड़ी संख्या में किसान भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, संवाद से, संवेदनशीलता से उसका रास्ता निकाला जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं ओबीसी। अब लखनऊ की सत्ता की चाबी ओबीसी के हाथ में है और हर कोई ओबीसी को बहला फुसला रहा है, अपनी तरफ जोड़ना चाहता है। उसके बगैर सरकार बन नहीं सकती उत्तर प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है कि ओबीसी जो कैटेगरी है, वोटर है, उसका मूड क्या है? क्योंकि आप तो अच्छे से भांपती हैं इस चीज को। आज की तारीख में क्या वो संतुष्ट है इस सरकार से, उनके कार्य से, या क्या उम्मीदें हैं ओबीसी वोटर की अभी? उत्तर प्रदेश की आबादी का 45% मान के चलिए, मोटे तौर पे, ज्यादा कम हो सकता है थोड़ा बहुत, ये पिछड़ा वर्ग है। बिल्कुल। और इसमें विभिन्न जातियां आती हैं, किसी का संख्या बल अधिक है, किसी का कम है। अगर मैं पिछड़े वर्ग के को ध्यान में रख के बात करूं तो मोदी जी की सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। चाहे अभी हालिया फैसला आप नीट एग्जामिनेशन का ले लीजिए, ऑल इंडिया कोटे में पिछड़ों का आरक्षण नहीं लागू था और ये मांग पिछले कई समय से चल रही थी। हर वर्ष हजारों सीटों का नुकसान हो रहा था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने, जब ये विषय उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने इसका समाधान निकाला। उन्होंने ऑल इंडिया कोटों के तहत पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की। इसी प्रकार आपको मोदी जी का पिछला कार्यकाल भी याद होगा, जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए इस देश के अंदर, इस देश की लोकतंत्र में, लोकसभा में, संसद में सालों संघर्ष हुआ, लेकिन ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके मोदी जी की सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ। मैं ये नहीं कहती कि सारे विषयों का समाधान हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से एक एक करके विषय ऐसे आ रहे हैं जिनका समाधान करने का प्रयास सरकार कर रही है। तो फिर ऐसा क्यों कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे दल जिनको सभी लोग लुभाने की कोशिश में हैं, ओम प्रकाश राजभर सहयोगी थे, यूपी में मंत्री भी थे, लेकिन इस बार नहीं है वो साथ में? देखिए, वो सहयोगी थे और नहीं है, ये उनकी पार्टी का निर्णय है। ये उनकी पार्टी की कार्यकारिणी ने तय किया होगा, पार्टी के नेता ने तय किया होगा। कहीं कोई इशू, कोई नाखुशी, कोई मुद्दा तो रहा ही होगा। निश्चित रूप से उनके अपने विषय हो सकते हैं, जिसको देखते हुए उनकी पार्टी ने तय किया होगा कि उन्हें गठबंधन में नहीं रहना है। ये हर पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। क्या अभी भी दरवाजे खुले हैं? अभी भी बातचीत? इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। ये भारतीय जनता पार्टी को और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को तय करना है कि उन्होंने साथ में आना है या नहीं आना है। आना है तो किन शर्तों के तहत आना है। मैं उनकी पार्टी के बिहाफ पे या बीजेपी के बिहाफ पे टिप्पणी नहीं कर सकती। मेरी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ रहना है या नहीं रहना है, ये हमारी पार्टी तय करेगी। इस पर मैं जरूर टिप्पणी कर सकती हूं। इसी से एक आप अपनी पार्टी की अपनी बात कर रही हैं, इसी से एक सवाल बार बार पूछा जाता है, कहा जाता है, थोड़ा डायरेक्ट है, सीधा है, पूछ सकती हूँ ना? तो ऐसा कहा जाता है कि क्यों चुनाव से पहले ही अनुप्रिया पटेल की याद आती है बीजेपी को? देखिए, वैसे तो ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आपसे पूछ रही हूँ, बीजेपी से भी पूछा जाएगा। नहीं, हमारा ये मानना है कि हमको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, हमको जो कंट्रीब्यूशन करना है देश के लिए वो हम करेंगे। चुनाव से पहले क्यों? वो कब वक्त तय तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने करना है, मंत्रिपरिषद उनकी है। नहीं, तो ये उनके विशेषाधिकार आपको इससे निराशा तो थोड़ा सा कचोटता होता है ये बात। हमको निराशा नहीं होती, कुछ कचोटता तो होगा। नहीं, कुछ नहीं कचोटता, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो अपनी विचारधारा के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। आप अपना दल का इतिहास उठाकर देखिए, 1995 में पार्टी का गठन हुआ। बिल्कुल। मेरे पिताजी यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, किसी पद पर नहीं थे, लेकिन अपने सामाजिक न्याय के विचार को लेकर आगे बढ़ते रहे। हमारी पार्टी का जो इतिहास है वो संघर्ष का है। हम कार्यकर्ता सत्ता में रहे ना रहे, पद पे रहे ना रहे, हमारा जो संघर्ष है उस पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम पद पर रहने के लिए कभी संघर्ष नहीं करते, ना पद पर रहना या ना रहना हमारे लिए कोई मायने रखता है। पद की कोई आकांक्षा नहीं। हमारा अनुप्रिया पटेल को पद की कोई आकांक्षा नहीं। अनुप्रिया पटेल का लक्ष्य एकदम मछली के आंख की क्या तरह है लक्ष्य? ये मैं जानना चाहती हूँ। सामाजिक आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद अनुप्रिया पटेल खुद को कहाँ देखती हैं? मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आज से 2 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ,
लेकिन अपना मैं दल ये को कहाँ जरूर देखती हैं? अपना दल को मैं जरूर देखती हूँ कि अपना दल का जिस गति से विस्तार हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, आज संगठन की दृष्टि से हम जहां खड़े हैं उससे और भी ज्यादा मजबूत स्थिति में आएंगे। और जिन विषयों को लेकर हमारी पार्टी अभी संघर्ष कर रही है, अगले 2 वर्षों में मैं कहती हूं कि हमारी एक मांग है कि भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग का अलग से मंत्रालय गठित किया जाए। तो मैं ये सपना देखती हूँ मांग को कि लेकर ये मांग पूरी हो सके। इस मांग को लेकर भारत सरकार का किस तरह का रुख है? आप बार बार इस बार की बात करती आई हैं। बिल्कुल, मैं इसकी बात करती हूं। मैं इसके साथ ये भी मांग करती हूं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन होना चाहिए। जो हमारे देश की जुडिशरी है वो लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है और उसमें जो हमारा पिछड़ा, दलित, कमजोर, आदिवासी समाज है उसका प्रतिनिधित्व न्यायाधीशों के पद पर होना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब हम एक भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करेंगे। तो हमारी ये कोशिश है कि ये अगले 2 वर्षों में जो ये मांगे हम कर रहे हैं हमें कामयाबी मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल अनुप्रिया, आप यहाँ आई और आपने इस मंच से अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आगे के लिए हमारी गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ये थी अनुप्रिया पटेल। छोटा सा ब्रेक, लेकिन मंथन 2021 लगातार जारी है। देखते रहिए News 24।